हेलो एवरीबॉडी। पिछली क्लास में हमने ऊन के बारे में पढ़ा था कि ऊन भी एक जांतव रेशा होता है। तो आज हम रेशम के बारे में पढ़ेंगे। रेशम एक जांतव रेशा होता है, यानी ये भी एक जानवर से प्राप्त होता है, और वो जानवर क्या है? रेशम कीट। अब जैसे ऊन प्राप्त करने के लिए हमने भेड़ को पाला था, भेड़ पालन किया था, उसी तरह से रेशम कीट पालन होता है, जिसको हम सेरीकल्चर भी कहते हैं। तो रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना कहलाता है रेशम कीट पालन। अब रेशम कीट का एक पूरा जीवन चक्र होता है, हमें इसे समझना होगा ये जानने के लिए कि रेशम कैसे मिलता है। ज़्यादातर रेशम का कीड़ा जो है वो मलबरी यानी शहतूत को पसंद करता है, इसकी पत्तियों पे ही यह रहता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ये है रेशम कीट, फीमेल सिल्क मॉथ, और ये मलबरी लीव्स हैं जिस पे इसने अंडे दिए। सैकड़ों की संख्या में ये एग्स इस पर देती है। उसके बाद एग में से लार्वा निकलता है। लार्वे को कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट, कैटरपिलर्स, सिल्कवर्म्स या लार्वा, ये एक ही चीज़ होते हैं और ये शहतूत की पत्तियों पर रहते हैं। इनका काम है सिर्फ 24 घंटे भोजन करना, पत्तियों को खाना। ये 24 घंटे 25 से 30 दिन तक लगातार इन पत्तियों को खाते रहते हैं। शहतूत की वो पत्तियाँ होती हैं जो जब पेड़ पर नई नई पत्तियाँ आती हैं, जो सॉफ्ट पत्तियाँ होती हैं, ये खाते रहते हैं। उसके बाद 25-30 दिन के बाद क्या होता है, इनका साइज़ बहुत बढ़ जाता है और ये अपने चारों तरफ, तब ये कहलाता है प्यूपा। और प्यूपा अपने चारों तरफ आप देखेंगे एक जाल सा बुन लेते हैं। 8 की शेप में अपने सिर को ये ऐसे घुमाते रहते हैं, एक सिरे से दूसरे सिरे तक ले जाते हैं। और जो कैटरपिलर है, जो इसके अंदर है, वो कैटरपिलर इस समय पतले तार के रूप में अपने मुंह से एक प्रोटीन से बना पदार्थ छोड़ता रहता है और जो इसके चारों तरफ लिपटता रहता है। ये प्रोटीन से बना हुआ है, यानी जो रेशम है वो किससे बना हुआ है? प्रोटीन से। तो ये अपने चारों तरफ इसको लपेटता रहता है और जब ये सूखता है तो सूख कर ये रेशम का रेशा बन जाता है। इस तरह से ये पूरी तरह से अपने आप को, कैटरपिलर जो है स्वयं को पूरी तरह से रेशम के रेशों से ढक लेता है और इसको कहते हैं हम प्यूपा। जो ये जाल है ऊपर वाला, ये कहलाता है कोकून और ये पूरा कहलाता है प्यूपा। और कोकून है इसका आवरण, इसकी आउटर लेयर, ठीक है ना। इसके अंदर है जीव, प्यूपा के अंदर जीव है और बाहरी परत जो है वो किसकी बनी हुई है? रेशों की, जिसे हम कोकून कहते हैं। और ये जीव हम वयस्क बनने से पहले ही इसको रेशम का धागा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। और रेशम का, जिसे मृदु सा रेशा जिसे हम कहते हैं, वो स्टील के तार जितना मजबूत होता है। तो यहाँ हमने पूरा लाइफ साइकिल, रेशम कीट का जीवन चक्र दिखाया है। सबसे पहले ये जो वयस्क कीट है, फीमेल है, इसने अंडे दिए, अंडे से फिर कैटरपिलर बना और कैटरपिलर ने अपने चारों तरफ जो आवरण बनाया, जो आवरण जो है जिसे हम कोकून कहते हैं, और अंदर इसके कैटरपिलर था, इसको हम कहते हैं प्यूपा। प्यूपा बना और प्यूपा अगर हम पूरा विकसित हो जाने देते हैं और इसमें से निकलेगा, ये तो पूरा वयस्क बन के ही निकलेगा, पर पूरा वयस्क होने से पहले इस प्यूपे का इस्तेमाल किया जाता है रेशम के रेशे बनाने के लिए। तो क्या देखा हमने? सबसे पहले रेशम कीट ने अंडे दिए, उससे फिर लार्वा बना, फिर प्यूपा बना और उसका बाहर का आवरण था जिसको हमने कहा
कोकून। अब जो ये कोकून है, इससे हमें क्या प्राप्त होगा? रेशा प्राप्त होगा। तो रेशम का धागा अलग करने के लिए हमें क्या करना होगा, क्या होता है, वो अभी हम आपको बताते हैं। रेशम का धागा, जिस तरह से हमने ऊन की बात करी थी कि अलग अलग नस्लों की भेड़ से हमें अलग अलग तरह की ऊन मिलती है, इसी तरह से जो रेशम के कीट होते हैं उनकी भी अलग अलग किस्में होती हैं। उनकी अलग अलग किस्में होती हैं, तो जो रेशम का धागा है वो उनकी किस्मों के आधार पर ही उसका गठन या रुक्षता, उसकी चिकनाहट या उसकी चमक, ये जो तीनों गुण हैं ये भिन्न होंगे। किसके आधार पे? कि वो किस कीट ने बनाया, उसके आधार पर ये भिन्न भिन्न तरह के रेशे होंगे। अब उन भिन्न भिन्न तरह के रेशों से जो रेशम बनेगी वो भी अलग तरह की होगी। तो रेशम के प्रकार, टसर रेशम होगी, मूगा रेशम होती है, कोसा रेशम होती है या अन्य रेशम होती हैं। और ये जो सारी रेशम है, ये जो सारी सिल्क हैं, हम सब इनको यूज़ करते हैं और इनके सबके गुण, टेक्सचर, क्वालिटी अलग होती है और वो डिपेंड करती है कि वो किस तरह के कीट से प्राप्त हुई है। लेकिन जो सबसे सामान्य रेशम कीट है वो शहतूत रेशम कीट है और इसका रेशा जो है मृदु, चमकदार, लचीला, सुंदर रंगों में पाया जा सकता है। अब बात आती है, कोकून तो बन गया, अब कोकून से रेशा बनना है। तो कोकून से रेशे तक क्या होगा? किसान जिसे रेशम का पालन करना है वो क्या करता है? उसे अंडे चाहिए सबसे पहले। तो अंडों को कपड़े की पट्टियों या कागज़ पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। अब जो वो रेशम कीट पालक हैं वो इन अंडों को ले जाते हैं और क्या करते हैं कि स्वास्थ्यकर स्थितियां हों, उचित तापमान हो, आर्द्रता यानी नमी भी उचित हो, ये सब देखते हुए, ये सारी अनुकूल स्थितियों को देखते हुए वो इन अंडों को रखते हैं। और इन अंडों को रखने के लिए वो क्या करते हैं? बांस की बनी हुई छोटी छोटी टोकरियों का इस्तेमाल करते हैं, ट्रेज़ का इस्तेमाल करते हैं और जिसके अंदर वो शहतूत की ताज़ी पत्तियों को रखते हैं और उनके ऊपर इन अंडों को रखा जाता है। तो जब उचित तापमान मिलेगा, आर्द्रता उचित मिलेगी, परिस्थितियाँ ठीक होंगी, तो अंडों से लार्वा निकल जाएंगे। और शहतूत के वृक्षों पर इस समय नई पत्तियाँ आती हैं जब ये काम हो रहा है, क्योंकि इनको नई पत्तियाँ ही चाहिए। ये मैंने आपको बताया ही है कि 25 दिन में ये काफ़ी बड़े हो जाते हैं, सिर्फ खाना खाने का काम करते हैं। और उसके बाद ये जो लार्वा है जो 25-30 दिन का हो गया, अब इसको शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ ही बांस की साफ ट्रे में रख दिया जाता है। 30 दिन बाद ये खाना खाना तो बंद कर देते हैं और कोकून बनाने के लिए बांस के जो बने हुए छोटे छोटे कक्ष हैं या उसमें हमने छोटी छोटी टहनियाँ रख दी हैं, उनके साथ ये चिपक जाते हैं और कोकून बनाते हैं, जिसके भीतर जैसे मैंने बताया प्यूपा विकसित होता रहता है। अब हो गया जी, प्यूपा विकसित हो गया, रेशे भी बन गए, उसके चारों तरफ कोकून भी बन गया। अब हम रेशम का संसाधन कैसे करेंगे उसमें से? तो जो वयस्क कीट है, ये कोकून के अंदर जो कैटरपिलर है, जो प्यूपा है, उसको वयस्क कीट में विकसित होने से पहले ही हमें इनका इस्तेमाल करना है, कोकूनों का इस्तेमाल करना है। तो कोकूनों की बड़ी बड़ी ढेरियाँ जो हैं उनको क्या किया जाता है? या तो उनको धूप में रखा जाता है, या उनको पानी में उबाला जाता है, या उनको भाप में रखा जाता है। ये 3 तरीके हैं कोकून को, इनमें से कोई भी तरीके से उनको गर्मी दी जाती है। तो उससे क्या होता है कि रेशम के जो फाइबर हैं वो अलग हो जाते हैं। जो कोकून अभी पूरा एक गट्ठा सा बना हुआ था, वो जो फाइबर हैं वो खुल जाते हैं। अब उसके बाद होती है रेशम की रीलिंग।
कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे की जो क्रिया है, धागे बनाने हैं, अब उस क्रिया को रेशम की रीलिंग कहते हैं। यानी कोकून में से जो रेशे हैं उनको निकालने के बाद धागे बनाने की प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहते हैं, और ये खास मशीनों से की जाती है जो कोकून में से रेशे निकालती है। रेशों की फिर कताई की जाती है, धागे प्राप्त किए जाते हैं, और धागे प्राप्त होने के बाद बुनकरों के द्वारा इसकी बुनाई की जाती है, और उससे हमें रेशम के वस्त्र प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से हमें रेशम के कीड़े से क्या मिल गया? रेशम के वस्त्र। और हम थोड़ी सी ये भी जान लें कि जो रेशम है, सबसे पहले बहुत खोज की गई कि कहाँ से मिली। तो चीन की बात है कि चीन में जो शहतूत के वृक्ष थे उनकी पत्तियाँ कुछ खराब हो रही थी। तो जो वहाँ की रानी थी उसने देखा कि कुछ सफ़ेद कृमि शहतूत की पत्तियों को खा रहे थे। उन्होंने यह भी देखा कि अपने इर्द गिर्द एक चमकदार कोकून बुन लेते हैं वो। संयोग से एक कोकून बाई चांस उनकी चाय के प्याले में गिर गया। अब चाय तो होती है गर्म, तो कोकून से जो नाजुक धागों का गुच्छा था वो अलग हो गया। तो रेशम उद्योग चीन में इस तरह से अचानक ही अपने आप ही इस तरह से हुआ और वो आरंभ हो गया, और सैकड़ों वर्षों तक इसे कड़ी पहरेदारी में गुप्त रखा गया। किसी को बताया ही नहीं गया कि हमें सिल्क मिल गया है। बाद में यात्रियों और व्यापारियों ने रेशम को अन्य देशों में भी प्रचलित किया, और जिस मार्ग से यात्रा की गई थी, सिल्क को पहुंचाया गया था, उसे हम आज भी सिल्क रूट के नाम से जानते हैं। तो शुरुआत जो हुई थी सिल्क की, वो कहाँ से हुई थी? चीन से। और आज भारत भी रेशम का व्यापार करता है, रेशम बाहर भेजता है, और यहाँ पे बहुत सारी रेशम उगाई जाती है, और जिसका सारा श्रेय जाता है हमारे रेशम कीट को। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।